आओ बनाएं अपना घर में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों। जैसा कि हमने पिछले 6 सत्रों में भवन के निर्माण के संबंध में जो भी जानकारी मुझे मेरे अनुभव से थी मैंने आपको बताई। आज 7वें सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और 7वें सत्र की विशेष महत्वता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब हमने धन की व्यवस्था कर ली, हमने ज़मीन की व्यवस्था कर ली, हमने तकमीना बना लिया, हमने ड्राइंग बना ली। अब हम भवन बनवाने किससे जाएं? वो कौन एजेंसी है? ये कहीं इसकी कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती है कि हम उसका चयन कैसे करें। ये सिर्फ केवल और केवल अनुभव के आधार पर होता है। जैसे आज आपका भवन 2 करोड़ का है, आपने ये कॉस्टिंग निकाली और आपने किससे बनवाना है ये तय करने में अगर बड़ी गलती कर दी तो मैं समझता हूं कि जीवन भर के लिए एक पछतावा रह सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आज ये तय करेंगे कि निर्माण के लिए कौन ठेकेदार, कौन निर्माण एजेंसी हम कैसे चयन करें, कैसे लेवें और उसके अनुबंध की शर्तें क्या हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस निर्माण की कड़ी का महत्वपूर्ण विषय है। और आओ बनाए अपने घर में मैं विशेष हिदायत के साथ आपको कहूँगा कि आप किसी पे बिना सोचे समझे, बिना उसकी गहराई तक गए हुए आप विश्वास नहीं कर लें कि हमारे किसी एक ने परिचित ने कह दिया कि ये हमारे घर का निर्माण कर देंगे। आपको नहीं पता वो कौन है, उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी अपनी इंटीग्रिटी, उनकी विश्वसनीयता कैसी है, वो कैसा काम करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये सब बातें उसके निर्माण में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं कि घर के निर्माण के लिए हम तय करें कि कौन एजेंसी हो, कौन वो, अगर छोटा घर है तो मान लें कि कौन वो ठेकेदार हो, कौन वो ऐसा मिस्त्री हो जो कि उस घर का निर्माण अपनी देखरेख में करेगा और क्या उसकी शर्तें होगी जिसके आधार पर हम उससे अपने घर का निर्माण का काम दे दें। तो साथियों, इसके लिए मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि इसमें अच्छे किसी कंसल्टेंट को, अच्छे किसी अनुभवी इंजीनियर को साथ रखें। हो सकता है आपके परिवार में कोई अच्छे इंजीनियर हो, नहीं तो कोई कंसल्टेंट जिनका नगर के अंदर एक अच्छी इमेज हो, उनके अनुभव के बारे में पता लगाएं कि उनकी कार्यशैली कैसी है, उनकी व्यवहारिकता कैसी है, वो उस क्षेत्र में अपनी कैसी इमेज रखते हैं। अपन चाहे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएं तो ये पता करते हैं कि वो डॉक्टर साहब कैसे हैं, उस बीमारी के लिए कौन एक्सपर्ट है। वैसे ही घर के निर्माण का जो डॉक्टर है, वो इंजीनियर जो होता है, वो जो ठेकेदार जो होता है, वो कौन है, इसके लिए ये तय करना ज़रूरी है कि हमें पूरी एग्जामिन करनी है, पूरी परीक्षा करनी है, पूरे कई तरह से पता करके फिर अपने को उस कॉन्ट्रैक्टर को तय करना है। और जब अपन भवन के लिए उसको तय कर देंगे कि हमारे इस घर का निर्माण आपको हमें देना है, तो वो टर्म्स कंडीशंस के आधार पर देना चाहिए। कभी भी विश्वास के आधार पर नहीं दे देना चाहिए कि ठीक है आप तो हमारे से परिचित हैं और आप ठीक तो बनाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी गलतियां हम कर देते हैं। हमने कुछ नहीं तय किया, बहुत ही विश्वास के साथ हमने काम कि ठीक है ये तो हमारे रिश्तेदार हैं या मिलने वाले हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे इन शब्दों को काम में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है और आप धोखा खा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अधर में लटक सकती है, आपका निर्माण खराब हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है कि न तो आप उस काम को बीच में छुड़वा सकते हैं और न आप काम को पूरा करवा सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम ठेकेदार का चयन, निर्माण एजेंसी का चयन, ये बहुत ही विवेक से काम करें, विवेक से अच्छे अनुभवी लोग से साथ में रखकर और फिर अपन काम करें। और इसके लिए हम जब शर्तें तय करेंगे तो ये होगा कि भाई निर्माण लागत हमारे को इस नक्शे के अकॉर्डिंग और जो हमने स्पेसिफिकेशंस तय किए हैं ये चीज़ लगनी है, उसके आधार पर हम उनसे हर आइटम की क्वांटिटी, उसकी रेट तय करेंगे और उसके बाद में उसके शर्तें होगी कि भी ये 2 तरह की शर्त होगी कि निर्माण के कार्य को हम
समय समय पर उसका आकलन करेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, उसकी वर्कमैनशिप को देखेंगे, कार्यशैली को, गुणवत्ता को देखेंगे, साथ में पेमेंट की टर्म्स कंडीशंस क्या होगी, हम एडवांस कितना देंगे, किस स्टेज पे कितना % पेमेंट दिया जाएगा और कितने समय में ये कार्य आप पूर्ण करके हमको दे देंगे। साथ में भवन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप उसको निर्माणाधीन के दौरान आप उसकी चौकीदारी करेंगे, आप उसकी देखरेख का भी ध्यान रखेंगे, उसकी पानी की व्यवस्था, उसकी बिजली की व्यवस्था, ये सब शर्तों का हिस्सा है। ये जब तक भवन बना के निर्माण करके अपने को वो हैंडओवर नहीं कर दें तब तक वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। ये शर्तों में इंक्लूड होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम शर्तों के ऊपर तय तो कर देते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन के टाइम में जो ठेकेदार ने पानी काम में लिया वो कैसा है। अगर वो पानी गुणवत्ता युक्त नहीं है, निर्माण के लिए उपयोगी नहीं है, तो वो पानी पूरे भवन के निर्माण को सत्यानाश कर सकता है। उसके अंदर जो हम रिवर सैंड बोलते हैं, जिसको बजरी कहते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, और वो बजरी अगर वो गलत जगह से ले आए, जिसको हम खारे पानी की नदियों की बजरी कहते हैं, अगर वो उसने उपयोग में ले ली है तो आपके निर्माण के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अपन कितना ही अच्छा उसमें सीमेंट मिक्स मिला दें, उसके बावजूद भी उसके अंदर उसकी जो नमक की जो इफ़ेक्ट है वो अपने सरफेस पे आएगा। हमारा कंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा के लिए एक कमज़ोर स्थिति को पहुंचता जाएगा। ऐसी कई टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि हमें उस टाइम देखनी होगी, और उन शर्तों को बाकायदा हम जो भी हमारा कोई भी वकील हो जिनसे हम राय लेवें, और उनके बताए हुए जो एजेंसी के बताए हुए एग्रीमेंट के आधार पर हम उन शर्तों को एक एक शर्त को देखें, क्वांटिटीज़ को देखें। क्वांटिटीज़ के साथ में एक शर्त ये भी रखें कि ये क्वांटिटी 10% प्लस माइनस भी हो सकती है, और पेमेंट टर्म्स कंडीशंस को भी देखें। ये सब वकील के माध्यम से उस एग्रीमेंट को बनाया जाए, और साथ में ये भी हो कि मान लो कोई विवाद हो गया तो उस केस में वो विवाद किस स्तर पर सुलटाया जाएगा, कैसे तय किया जाएगा, उसका कार्यक्षेत्र कहाँ तक होगा, तो आप ये निर्धारित करें उस एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो आपका कितना ही नज़दीक है, कितना ही मिलने वाले हैं, लेकिन जब भी कोई काम करें हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए, दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, निर्माणकर्ता के और जिनकी प्रॉपर्टी है उनके, उसके बीच में बाकायदा तारीख लग के और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ये निश्चित होना चाहिए कि हम इन शर्तों के आधार पर पेमेंट देंगे, हम आपको पेमेंट चेक से देंगे या जो भी तरीका है आपके पेमेंट का उसको भी तय करेंगे, और किसी भी तरह की चूक उसमें अगर कोई रह जाती है तो वो अपने को बहुत तकलीफ़ कर सकती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे और सभी शर्तों को बहुत ही सलीके से पढ़ के और अपने वकील की राय से उसको अपन नोटरी से एग्रीमेंट को रजिस्टर करा लें, ताकि उस एग्रीमेंट को अगर चैलेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए, भगवान न करे ऐसी कोई दुविधा आन पड़े, वो कोई मटेरियल आपके अनुसार न लगाए, आपने फर्श के लिए कोई टाइल प्रपोज करी कि हमें विट्रीफाइड टाइल लगानी है, और वो जो विट्रीफाइड टाइल लगाया वो लगा रहे हैं या लेने जा रहे हैं वो विट्रीफाइड, आज के ज़माने में कई तरह के मटेरियल आते हैं, जो तय करी वो तो एक लाइन में तय कर दी थी और वास्तव में वो विट्रीफाइड नहीं कुछ और ही मटेरियल लगा रहा है, आपको पता ही नहीं कौन सा मार्बल लगाने जा रहा है। कई बातें ऐसी है बिल्डिंग मटेरियल की, उसमें भी चोट हो सकती है आपके साथ में। काम करने की जो कारीगर की जो कार्यशैली है, जिसको अपन वर्कमैनशिप कहते हैं, उसमें भी गलतियां हो सकती है। दीवार प्लम्ब में नहीं है, फर्श लेवल में नहीं है और प्लास्टर लेवल में और लाइन में नहीं है, तो प्लम्ब, लेवल और लाइन ये भवन की एक अपनी आवश्यकता होती है। जब भी कभी कोई घर में घुसता है या भवन में जाता है तो उसको नज़र से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। तो ये अपनी एक प्रकृति है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि काम बहुत ही गुणवत्ता से हुआ है। जैसे काम का अच्छा होना, उसकी देखभाल करना, उसकी तराई और सारी सुरक्षाएं समय के अनुसार उसको काम को अनुबंध की शर्तों को पूरा करते हुए समयबद्ध कार्यक्रम के तहत वो भवन बनकर हमें हैंडओवर हो जाए, इसी में हमारी कुशलता है, उसी में हमारी खुशी है। और मैं चाहता हूँ
कि ये आप अनुबंध करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। आज के सत्र में बस इतना ही, फिर अगले सत्र में बात करेंगे।